जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी लोगों का गुरु बुद्धा क्लास में तहे दिल से स्वागत है। हमारी इस क्लास में क्विज की भी व्यवस्था की गई है और अब हम लोग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्विज चलता है, नियमित रूप से यहाँ पर क्विज चल रहा है। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्विज की शुरुआत करते हुए। शुरुआत करेंगे वही अपना स्टडी बुक से और उसके पश्चात पढ़ेंगे लुसेंट और उसके पश्चात पढ़ेंगे हम लोग करेंट। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए सीधा हम लोग टू द पॉइंट पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन रेडी हुई। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने। मोहम्मद अली अगले लिए अष्टप्रधान किनके मंत्री परिषद के शासनकाल में थे? शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। और एक बात है तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। बहुत बेहतरीन। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी। बहुत बढ़िया। आप लोगों से पूछे थे चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। रावी नदी पर एचपी में है। बहुत बढ़िया। ये कल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध रावी नदी एचपी में है। बहुत बढ़िया। अगला ये चंद्रगुप्त मौर्य को जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों फिर सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ बिताया था? चलिए थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात कर रहे हैं हम लोग बात करें किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अखंड भारत का निर्माता किसको कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध अपना कब हुआ है? 305 ईसा पूर्व में। और अगला ये क्वेश्चन आता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था जिससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? कार्नेलिया। चलिए बहुत बेहतरीन। चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्रावर की पहाड़ियों पर किन धर्म को रहने के लिए अगला क्वेश्चन बताइए। एलोरा की गुफा, एलोरा में टोटल क्या गुफा है? 4। एलोरा की गुफा खोज किसने किया था? हेमिनाट ने। ठीक है, हेमिनाट ने कहा एलोरा की गुफा की खोज की थी। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन ये भी पूछता है। तीनों से। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा है कि कितना से कितना हिंदू है, कितना से कितना बौद्ध है, कितना से कितना जैन है? 1 से 11 जैन है। सुनिए 1 से 12 तक जो है बौद्ध है। 13 से 29 हिंदू है। गुफा संख्या 13 से 29 गुफा संख्या हिंदू है और 30 से 34 जैन है। तो देखिए हिंदुओं का जो गुफा संख्या 15 बहुत ज्यादा चर्चित है। इसमें नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। और यही वजह जैनों का सबसे चर्चित गुफा संख्या कौन है? तो वो 10 है। उसमें विश्वकर्मा गुफा, उसमें महात्मा बुद्ध के विश्वकर्मा अवतार को दिखाया गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट। चलिए बहुत बढ़िया। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। बहुत बेहतरीन। किस देश को 1000 झीलों की भूमिका है? फिनलैंड को। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। तो अगला बताइए कि उस तापमान को किसे मापते हैं? पायरोमीटर। तापमान को मापने के लिए और क्या है? पायरोमीटर है, ओडोमीटर है, प्रतिरोध युग्मक तापमापी है, फिर आपका क्या है? ताप युग्मक तापमापी है। तो एक बात बताइए, ताप युग्मक तापमापी से क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। ताप युग्मक तापमापी से कितना डिग्री सेल्सियस तक अपना हम लोग ये जो है नापते हैं? -30 से 350। नहीं, -200 से लेकर के -1600 एकदम सही बात। अगर यही जब मेरा एक और बात बताइए, ताप युग्मक तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के। और पायरोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये स्टीफन के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका बना होता है? इसका मिश्रण है लाक्रोनी में। लोहा जब बोलते हैं उस टाइम में सुनना आवाज बढ़ाता है। ठीक है, लाक्रोनी में किसका? लोहा, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला ये ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। बताइए मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? 7 भाग में। अगला क्वेश्चन बताइए, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और यहीं से ये बताइए कि 7 भागों में कौन कौन भाग में बांटा है जी?
किसान, कारीगर, सैनिक। बहुत सुनिए, बहुत बढ़िया सुनिए, किसान, कारीगर, अहिर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ठीक है। नहीं, कारीगर बोले हैं, सभासद, निरीक्षक और एक दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक, ठीक है। तो यानी कि मेगास्थनीज ने जो कहा भारतीय समाज को कितने पार्ट में कहा है? 7 पार्ट। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोरोना। अगला जस्ट क्वेश्चन, हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? डलहौजी। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत बेहतरीन। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और सबसे ज्यादा बात करें तो क्या होता है? ब्यूटेन। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ है? बहुत। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? और आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? बेंगलुरु। नहीं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी आपको माउंट आबू। और यही मेरा कह देगा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था? वर्साई की संधि से। बहुत बेहतरीन, वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा ना, NaCO3। बहुत बेहतरीन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3। बहुत सुनते बताइए, धोने वाला सोडा का नाम बताइए। बहुत Na2CO3 इसको कभी भी ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम क्या करता है? पूछ लेता है। अगला बताइए, वात भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब चयन। अगला क्वेश्चन, जयंतिया झील कहाँ है? जयंतिया झील मेघालय में। जयंतिया झील में और गारो खासी जयंतिया झील नहीं है। और गारो खासी जयंतिया की क्या एक जनजाति भी है और यहीं पर क्या एक पहाड़ का भी नाम है, ठीक है। अगला बताइए, डेल्फिन जलप्रपात भी है। ये बिल्कुल डेल्फिन जलप्रपात यहीं पर है, इन्फेंटा जलप्रपात। अगला माइक एक्सपेरिमेंट अगला बताइए, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। निर्वाचित कितने होते हैं? 238। निर्वाचित सुनिए, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन टोटल निर्वाचित कितने होते हैं? 238। और मनोनीत कितने होते हैं? 12। बहुत। अगला सबसे ज्यादा जल सोखने वाली कौन सी मिट्टी है? दोमट या दोमट बलुई मिट्टी। दोमट बलुई मिट्टी किसका पार्ट है? बिल्कुल, ये जो जलोढ़ का। और सबसे ये ज्यादा जल को अपने पास संजो के कौन रखता है? काली मिट्टी। और स्वतः जुताई युक्त मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है और इसमें कपास की खेती बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है, ठीक है। अगला बताइए, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को इसको दिया था किस देश ने? फ्रांस। इसको किसने? फ्रांस ने। तो इसको बताइए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने बनाया था? फ्रेडरिक किसने बनाया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट। और ये बताइए कितना टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है? 305 फीट। 305 फीट। और ये कितनी और ये इसकी बनी है? 1867 में इसका मान्यता मिला था। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, पिग्मी जनजाति और जो किस नदी बेसिन में पाया जाता है? कांगो में। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में क्या होता है? ये बताइए, एक क्या बोले, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में कितना होता है? 1.005 एमयू, ठीक है। तो इस तरह से बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलो। ये बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? थॉमसन। और यहीं से एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आयु कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाद पूछेंगे उसको। ये बताइए भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे?
रविशंकर। पंडित रविशंकर, ठीक है। अगला बताइए। रविशंकर। हाँ, क्या भारत रत्न। संगीत के क्षेत्र में बंद करो, बंद क्या दिक्कत है? अभी ये बताइए कि 2000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंग को क्या कहा है? थोड़ा सा देखिए परास्वर। देखिए परास्वर तरंग की जब बात करते हैं, देखिए वैसे तरंगे जिनका वैसे तरंगे जो बोले अपना कहते 20,000 हर्ट्ज से अपना ज़्यादा मतलब हाई की होती है, उसे परास्वर तरंग कहा जाता है। परास्वर तरंग कौन कौन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉग, व्हेल, पोर्पोइसेस। ठीक ना? क्या बोले? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, पोर्पोइसेस, व्हेल, ये सभी क्या करते हैं? सुन सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि परास्वर तरंग को कौन सा जीव उत्पन्न करता है? तो जो है अपना चूहा उसको उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन इसी परास्वर तरंग पर एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा जीव है जो परास्वर तरंग को, ठीक ना, नहीं क्वेश्चन उसका ये है कि वह कौन सा जीव है, ठीक है, जो परास्वर तरंग को अपने आंखों से महसूस करता है? ये तो चमगादड़ है, ठीक है। जब परास्पर तरंग को मच्छर भी उत्पन्न करता है क्या? वो भी हो सकता है। हाँ, एकदम सही बोला। नहीं, वो भी हो सकता है। अगला जस्ट हम लोग बात करें किसी परास्पर तरंग की, ठीक है। तो देखिए जब परास्पर तरंग की बात करें तो एक और क्वेश्चन यही से आता है, परास्पर तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए परास्पर तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, संकेत भेजने में, ठीक है। फिर अपना क्या बोलिए कि ट्यूमर में, ट्यूमर के इलाज में। फिर जो ऊंचे ऊंचे अपना जो चिड़िया अपना होती है उनका काली साफ करने में, ठीक है, उनका काली साफ करने में। फिर अपना बोलिए एक होता है महंगा जो अपना कपड़ा होता है ना, उसको साफ करने में। महंगा जो अपना घड़िया होती है उसको पुर्जों को साफ करने में, दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में। इन सभी जगह परास्पर तरंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रायः क्या बोले एग्जाम द्वारा पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन परास्पर तरंग से आता है कि परास्पर तरंग को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो परास्पर तरंग को दाब विद्युत प्रवाह के द्वारा तथा डाल्टन की स्थिति द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में कंपन कर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपका सिर्फ ऊपर ये रहा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया था? बैक्टीरिया में। बहुत बढ़िया। चलिए बैक्टीरिया नहीं पढ़ाते। संग्राहक सेल किस सेल को कहा जाता है? द्वितीय सेल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैलोरी मापक किसका बना होता है? तांबा का। ये बताइए वो कौन सी धातु है जो स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु लगा टाइटेनियम को रणनीतिक धातु, आशा का धातु यूरेनियम को, और जीवन रक्षक धातु रेडियम को, भाई का धातु प्लूटोनियम को। हाँ, अगला जस्ट बताइए। एक अगला क्वेश्चन बताइए कि व्यापारिक वैसलीन किसे प्राप्त किया था? पेट्रोलियम से। देखिए वैसलीन भी क्या अपना व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से, पैराफिन भी अपना किससे? पेट्रोलियम से, ठीक है। कौवा का क्या बोल रहा है? कहाँ ध्यान है? क्या बोल रहा है इतना ज्यादा? चलिए अगला जस्ट बताइए। भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक ने? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। तो यही से जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में कथन बड़ा चर्चित है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य को नहीं खो सकता हूँ। ये जब मारवाड़ के राजा रावसेन पे युद्ध गया था युद्ध करने ना, उस टाइम बोलिए क्या होती है, इसको बड़ी कुदा कर मारा गया था। तो उसी टाइम ये बात बोला कि नहीं अगर हम इधर के लिए थोड़ा सा ये करते हैं तो हमारा बोले पूरा साम्राज्य उधर बिखर जाएगा। उसी बात पे इसने शेरशाह ने बोला था उस टाइम में कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे अपने साम्राज्य को नहीं खो सकता हूँ। इसको बार बार क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। एक बात देखिए हम बोलेंगे, जो यहाँ पर बार बार जिसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, इतना समझिए कुछ सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, और उसको बार बार पूछा भी जाता है और निकट से पूछा भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष बने पंडित। बहुत सुंदर। अगला बताइए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन है? चैत। और अंतिम महीना फागुन। बहुत बेहतरीन। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजेनहावर। और यही अगर कहा जाए कि रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? बुल्गारिन बिल्कुल सही। और यही जब मेरा कहा जाए कि एक आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री आने वाले, पहले भारत आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एमसी मिलान नहीं है? हाँ एमसी मिलान है।
मिलान। हाँ हाँ। अगला इस क्वेश्चन बताइए, सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ये कब आया था? 1917 में। 1917 में किसका कार्यकाल था? चेम्सफोर्ड। बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पावापुरी। वैशाली में। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। और किनके कहने पर? आनंद देव गांधी। देखिए, आनंद जब इनको बोले कि आप जो है महिलाओं को भी अपना जैन बौद्ध भिक्षु बना लीजिए, उस टाइम महात्मा बुद्ध एक बात बोले थे कि ठीक है हम तो बना लेते हैं, लेकिन बौद्ध 100 साल से ज्यादा तक जीवित नहीं, 100 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। ये बताइए कि इनकी पहली जो चेला, इनकी पहली चेली कौन थी? अगला इस बताइए, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई। और अगला इस क्वेश्चन बताइए, सामाजिक अधिकार का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त है ना? क्या? ये बताइए, रेयॉन जो है किससे प्राप्त होता है? रेयॉन किसे प्राप्त होता है? लकड़ी के पल्प से, ठीक है? लकड़ी के पल्प से। पल्प। अगला इस क्वेश्चन, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम। बहुत बेहतरीन। एक बात बताइए कि बेचुआना लैंड किसका है? बोत्सवाना का। फारस किसका है? इराक का। ईरान का। फारस इराक का। पर्सिया ईरान के। इराक का। फारस है इराक का। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः किस प्रदूषण तत्व से भरा होता है? CO। बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन में, स्वतंत्रता के बाद उनके मुक्ति के पूर्व गोवा जो किसका दिन में था? पुर्तगालियों से। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। या कोक बरूक भी कोक बरूक स्थानीय भाषा कोक बरूक है। ठीक है, कोक बरूक वहाँ की कम पॉपुलेशन का दर रहता है, ठीक है? बंगाली वहाँ बोले ज्यादा पॉपुलेशन का दर रहता है, ये बात है। अगला बताइए, नापाम क्या है? नापाम एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है? अगला इस बताइए, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। ये बताइए, राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला बताइए, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण किसके द्वारा किया था? RBI द्वारा। चलिए ठीक है। अगला बताइए, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यही मेरा कहेगा UNDP का, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है? ना UNDP ना, न्यूयॉर्क में। UNDP का भी न्यूयॉर्क में है। और यही मेरा कहेगा कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका है, ठीक है? अगला बताइए, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और दाभोल कहाँ है? दाभोल पूरे महाराष्ट्र में। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है जी? मैथुरा में। बहुत बढ़िया। डेविस कप किस खेल से है? रघुपति राघव राजाराम, जो ये गाना था, इस गाना को या बोलिए संगीत था, इसको संगीत पर किसने किया था? ना विष्णु दिगंबर पुरस्कार में। ठीक है पढ़ कर आए नहीं आया? ठीक है। आया है तो आप फिर किसे बचा रहा है? अगला बताइए, क्वेश्चन बचा रहा है। ये बताइए, ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ईरान के नाम मजलिस। फिनलैंड को? असेंबली। नेशनल असेंबली। पॉपुलर आप हमें भूलवा दीजिएगा। इधर स्विट्जरलैंड का असेंबली को क्या बोलते हैं? असेंबली। स्विट्जरलैंड का फॉर्मेटिंग कहाँ का होता है? फॉर्मेटिंग डेनमार्क का। डेनमार्क का फॉर्मेटिंग है। हाँ। और स्विट्जरलैंड का क्या होता है? फेडरल असेंबली है क्या? असेंबली कैसे होता है? नहीं, स्विट्जरलैंड का चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, उसको लास्ट में पूछेंगे, ठीक ना? स्विट्जरलैंड के संसद को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो अगला बताइए कि पोलैंड के संसद क्या बोलते हैं? पोलैंड के सेज। और मालदीव को क्या बोलते हैं? मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है? और ताइवान के संसद को क्या बोलते हैं? युआन, ठीक है? क्या बोलते हैं? युआन। और मंगोलिया का संसद क्या बोलते हैं? खुला। बहुत
अगला बताइए, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगला बताइए, क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में इसको छोड़ दीजिए। 1900 में ये बताइए, आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला किस राज्य में है? डोडा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया। महिला दिवस को मनाया था 8 मार्च को। कथकली कहाँ का नृत्य है? और पोंगल कहाँ का है? पोंगल जो तमिलनाडु का है। और अटीकुट्टू पोंगल कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। लेमन कचाई कहाँ का है? मणिपुर का। बहुत बढ़िया। और हेरात कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। कचौंद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। बहुत बेहतरीन, जम्मू कश्मीर। अगला बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रकाश विद्युत मैक्स में। प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन जी ने देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन जी दिए थे। ठीक है। और इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल भी दिया गया। ठीक है। एकदम सही। और इसके अलावा ये को क्या कहते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत ये देते हैं। अपेक्षता का सिद्धांत ये देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव यही देते हैं। और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ये देते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ही देते हैं। ठीक है। अगला बताइए, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैं। बहुत सुंदर। एक बात, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में व्यक्त की जाती है? केवीए किलोवाट एम्पीयर केवीए किलोवाट घंटा। ठीक है। किलोवाट घंटा में भैया केवीए किलो वोल्ट एम्पीयर केवीए ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट घंटा में व्यक्त की ठीक जाती बा है। मजा आई। ठीक है। सवाल उदाहरण किस राज्य का है? केरल। द ब्लाइंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। अगला बताइए, खालिद कहाँ का शासक था? कलिंग और कलिंग साम्राज्य का चेदी साम्राज्य का। ठीक ना। ये किस चेदी वंश का था? ये बताइए, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का नहीं पढ़ा था? चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन। ठीक है। ठीक हाँ। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया, महामेघवाहन। अगला बताइए, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 27। 23 से 25 होना चाहिए। कितना? 23 से 25 होना चाहिए। ये बताइए, मानव के लिए अपेक्षिक आर्द्रता कितना होना चाहिए? 60 से 65%। और सापेक्षिक आर्द्रता कितना होना चाहिए? 40 से 45%। और यही कहें कि वायु अम्ल कितना होना चाहिए? ये 1.25 मीटर से लेकर के 7.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्या है? 1.25 मीटर यानी 1.75 मीटर से लगा करके पर सेकंड से 2.25 मीटर पर सेकंड। ये बात बोलिए, ये सब जितना क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ आएगा? एग्जाम में यही सब पूछेगा, वो वाला नहीं डालेगा। इसलिए अपना जो है इसके लिए रेडी रहना है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, प्राथमिक रंग के तहत कौन कौन से आते हैं? लाल। यानी कि प्राथमिक रंग वैसे रंग कहा जाता है जो लिए 2 या 2 पदार्थों मिश्रण से निर्मित न हो। ठीक है। बहुत अगला बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? कुमार गुप्त। और एक क्वेश्चन ये बताइए कि बिलसाड़ अभिलेख किससे है? कुमार गुप्त से ही। ठीक है। और एक और बात है, कुमार गुप्त का अन्य नाम क्या है? कार्तिकेय का उपासक था। जो बिलसाड़ अभिलेख है ना, उसी उसका गोविंद गुप्त नाम है। कुमार गुप्त का नाम गोविंद गुप्त। प्लस महेंद्र गुप्त भी नाम है। ठीक है। अगला बताइए, ताजमहल किस नदी किनारे है? यमुना। और 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद। बताइए, हीरा कार्बन का सूत्रम रूप क्या है? हीरा। ठीक है। एक अगला नेक्स्ट, डेसिबल किसकी तीव्रता की इकाई है? ध्वनि की। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। नेक्स्ट, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सद्भावना खातिर अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए। अगला बात, नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1965 यानी 1965 में। और गांधी शांति पुरस्कार 1995 यानी 1995 में। अगला बताइए, पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? इटली में। बहुत बढ़िया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये बताइए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 46। बहुत बेहतर, जुलाई 1946। ठीक है।
बहुत बढ़िया। अगला बताइए 18 जुलाई की खाता बास्केटबॉल के टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, ठीक है। और बेसबॉल में 9 और खो-खो में भी 9 और वाकने यानी कि वाटर, कबड्डी और नेटबॉल में 7, ठीक है। वाकने में 7 ठो, देखो में 9 ठो, ठीक ना। अगला ये पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉन साहब ने। और ओरियो पोलियो वैक्सीन है अल्बर्ट साहब बहुत सुंदर। पोलियो वायरस की खोज बस यही कुछ है यहाँ पर और ऊपर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। दोनों है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ ऊपर भी ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। लेकिन गलती थी, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन ना थी? वो जो अपना कहे उसके राजदूत न थी, ये अध्यक्ष तेरा गलती है, अध्यक्ष नहीं थी वो। अगला बताइए, लोहे का गलना कितना होता है? 1593। लोहे का गलना नहीं होता है, ध्वनि का वेग एकाउंट। अरे वो टंगस्टन का गलना कितना होता है? 3500 ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना कब की? 1950। 1950 में। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए हम लोग इसका मुख्य नारा सजग रहो है ना। बिल्कुल हाँ। आज क्या बोल रहे हैं? आज हम लोग स्पीड को आज हम लोग यही करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरे में वो क्या चैप्टर दिया गया था? बहुत बढ़िया। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। और क्या दिया गया? और जब फिजिक्स में क्या दिया गया था आप लोगों को? विविध दिया गया। बहुत बेहतरीन। और उसके बाद करेंगे ना, तो चलिए हम लोग किसकी शुरुआत करते हैं? लुसेंट की। और लुसेंट में क्या चीज बताइए हम लोग क्या पढ़ना था? सूफी संत था जी। चलिए तो देखिए, सूफी संत और भक्ति आंदोलन पढ़ा था हिस्ट्री में। ये बताइए आप इसको पढ़े हैं? ईमानदारी पूर्वक पढ़े हैं? बहुत बढ़िया। याद भी है कि खाली पढ़े हैं? 10% नहीं। तो देखिए एक चीज बताइए, सुनिए, देखिए ये आपको सुनिए, बताइए याद कब होगा? अगर वास्तविक बात देखा जाए कि याद ये कब होगा? जानते हैं, याद उस समय जब इसको तहे दिल से मन लगा कर पढ़िएगा तब, और एक दूसरा से क्वेश्चन आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा तब। नहीं तो ऐसे क्या होगा, इधर से देखिए पहला बात ये इसी तरह से चैप्टर वाली भयानक लगता है। चलिए आज कोशिश कराते हैं कि उसमें 50 to 70% आप लोग को याद करा देते हैं, ठीक है। कहानी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बात क्या होती है, बहुत सुंदर बात क्या हो रही है। बात अपना किसकी हो रही है? सूफी आंदोलन की, ठीक है। तो ये जब सूफी आंदोलन की बात होती है तो सबसे पहले बात जो सूफी के चेला लोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मुरीद। बहुत बेहतरीन। और जो सूफी का निवास स्थान है उसे क्या कहता है? खनका अथवा मठ। और ये बताइए जो सूफी संतों जो संगीत समारोह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोई गोष्ठी कैसे ना, उसे समा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? समा। समा माने दीपक भी होता है या दिया भी होता है। समा मतलब होता है जले रहना, ठीक है। तो यहाँ हम सूफी की बात कर रहे हैं। तो चलिए ये तो किसकी होगी अपनी बात? सूफी संतों की अपनी बात होगी। अब देखिए जानते हैं भारत में जाते हैं सूफी थी, सूफी संत में चिश्ती की तथा सुहरवर्दी की बोली जड़े सिंह जो थी ये बोली हद तक मैंने बोली बहुत ज्यादा मतलब फैली थी, ठीक है। किसकी? चिश्ती की तथा चिश्ती की तथा सुहरवर्दी की, ठीक है। फिर दौसी की फैली हुई थी, लेकिन इसका बोले मुल्क में कहा था यही अपना पटना के अंदर था। हाँ तो अब देखिए जब सूफी धर्म को याद करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं कि पहले ये लोग सूफी धर्म में जितना भी बोले धर्म हुआ, भक्ति आंदोलन जितना धर्म हुआ, एक तो तरीका हो सकता है इसको पहले याद कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है हम लोग का चीज को रिलेट करके आपस में कि और व्यक्ति किस व्यक्ति ने किसका प्रचार प्रसार किया, ये कहाँ पर था और इसका प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। क्वेश्चन आती है बताइए चिश्ती सिलसिला का स्थापना किसने किया था? नहीं ये जो पहला अब्दाल किसे तो नाम है, बहुत सुनिए इराक में किया था। नहीं सुनिए,
चिश्ती सिलसिला का स्थापना अफगानिस्तान में किया गया था, ठीक है। और चिश्ती सिलसिला का सबसे पहला स्थापना कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इसका स्थापना किया था ख्वाजा अबू अब्दाल अहमद ने। चिश्ती सिलसिला का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा अबू अब्दाल ने। अब देखिए इसमें मजा कब आता है, मजा इसमें तब आता है इस सिलसिले की स्थापना कौन करते भारत में? ये है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। यानी कि चिश्ती सिलसिला का स्थापना सर्वप्रथम अफगानिस्तान में किया जाता है। और अफगानिस्तान के कौन थे? ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से जस्ट बोल देंगे कि भारत में चिश्ती सिलसिला का स्थापना किसने किया है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए ठीक है। अब एक और आता है क्वेश्चन अपने ये आता है कि इसको दक्षिण भारत, ठीक ना, क्या बोले हैं, इसको दक्षिण भारत में बोलिए सबसे ज्यादा चर्चित किसने बनाया था? बहुत क्या किसने था? गरीब बुरहानुद्दीन ने। देखिए गरीब बुरहानुद्दीन अपना क्या किए थे कि इस सिलसिला को दौलताबाग में लेकर चले गए थे, ठीक है। अतः उसका बोलिए दक्षिण दौलताबाग में गए थे, केंद्र नहीं, वहीं पर उसका स्थापना की थी, ठीक है। और यानी कि दक्षिण भारत में बोलिए कि चिश्ती सिलसिला का स्थापना कौन करते हैं? गरीब बुरहानुद्दीन। बहुत बेहतरीन। और जानते हैं एक अभी अपना क्या चीज चिश्ती अथवा चिश्ती संप्रदाय अपना खत्म हुआ ना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? चिश्ती संप्रदाय की बात करते हैं फिरदौस संप्रदाय, ठीक है। तो ये बताइए कि फिरदौस संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? ये फिरदौसी कौन है? नहीं, फिरदौस संप्रदाय की स्थापना किए थे कोई यहाँ था, ठीक है, यहाँ का फिरदौसी, ठीक है। उनका पूरा नाम था सरफुद्दीन यहाँ का, ठीक है। फिरदौस संप्रदाय का स्थापना कौन करते हैं? सरफुद्दीन यहाँ का। और फिरदौस संप्रदाय का क्वेश्चन एक तो पूछ रहे थे इसके संस्थापक कौन, ठीक है, क्या नाम आपका? आलोक रंजन चौहान। और बहुत सुना आलोक रंजन चौहान। एक अपना ये क्वेश्चन ये हो गया। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपको ये डाल देता है कि जो कहाँ बोले तुम लोग? फिरदौसी। और ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना बिहार। यही अपना पटना बिहार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सतारी सिलसिला, ठीक है। तो बताइए सतारी सिलसिला का स्थापना किसने किया है? शेख अब्दुल्ला सतारी। शेख अब्दुल्ला सतारी। हम लोग 4 अब तक पढ़ लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला का स्थापना कौन करता है? कादरी। हाँ कादरी है। और कौन है? देखिए कादरी सिलसिला का स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी करता है, ठीक है। और तथा जो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी तथा जो दारा सिकों थे, ये क्या बोले? कादरी सिलसिला के ही चलाते थे। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, हाँ, और दारा सिकों। तो क्या बोलते हैं? और जाएंगे ना भाई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? हाँ अलाउद्दीन खिलजी बोले, प्लस वन किसको बोले? दारा सिकों को। तो अब देखिए एक क्वेश्चन आज का यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि दारा सिकों जो अपना किस सिलसिले का बोले अपना कच्चे अनुयायी था? कादरी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किस सिलसिले का अनुयायी था? कादरी का, ठीक है। अगला जस्ट बात करते हैं हम लोग इसकी नक्शबंदी की, ठीक है। देखिए जब नक्शबंदी सिलसिले की बात करते हैं तो नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किसने किया था? नक्शबंदी के नाम नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उद्दौला ने, ठीक है। ख्वाजा क्या बोले हैं? नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना कौन करता है? ख्वाजा उद्दौला ने। और भारत में इसका प्रचार प्रसार 2 व्यक्ति मुख्य रूप से करते हैं, ठीक ना। क्या बोले हैं? नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना कौन करते हैं? ख्वाजा उद्दौला। यही क्वेश्चन पूछा है कि नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उद्दौला। और भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? बाकी बिलाल तथा उनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। क्या बोले? बाकी बिलाल तथा उनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी। बहुत बेहतरीन। तो देखिए हम लोग क्या देखे? चिश्ती देख लिए, सतारी देख लिए, सुहरावर्दी देखे हैं? नहीं देखे है ना, सुहरावर्दी। और देखिए लास्ट बच गया सुहरावर्दी सिलसिला। तो देखिए जब सुहरावर्दी सिलसिला की बात करते हैं तो बताइए सुहरावर्दी सिलसिला का स्थापना कौन करते हैं? सियाउद्दीन अहमद सुहरावर्दी, ठीक है। कौन? सियाउद्दीन अहमद सुहरावर्दी। और इसका बोलिए प्रचार प्रसार करने का श्रेय किया जाता है? कोई गिलानी नहीं, ये जो बदरुद्दीन जकारिया है, कौन है? बदरुद्दीन जकारिया। और यही बदरुद्दीन जकारिया रहते हैं सुहरावर्दी का अपना केंद्र कहाँ बनाते हैं? ये आपको सुहरावर्दी का केंद्र बनाते हैं सिंध और मुल्तान क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ बनाते हैं इसका केंद्र? सिंध और मुल्तान क्षेत्र, ठीक है। ये अभी क्या हुआ हम लोग का? सूफी धर्म, ठीक है, सूफी संप्रदाय का। अब यहाँ से हम लोग तो पॉइंट वाली बात क्या करते हैं? अगला इस बात करते हैं कि सूफी संप्रदाय के प्रमुख शिष्य तथा उनके चेले, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? सूफी संप्रदाय के प्रमुख शिष्य तथा चेले। तो चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए बख्तियार काकी किनके चेले थे? निजामुद्दीन औलिया थे। नहीं चेला नहीं, वो भी मजा नहीं, सुन लीजिए। देखिए बख्तियार काकी चेला थे, जानते हैं किनके?
अब इधर संगीत को बोला है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती के हैं। बख्तियार काकी चले थे पहले क्रम से आइए देखिए ख्वाजा उस्मान हुरानी के चेला कौन थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हाँ। ठीक है ख्वाजा उस्मान हुरानी के चेला कौन थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जितना ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना एक लाइन से एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं जितना ये सब क्वेश्चन बोल रहे हैं बार बार एग्जाम इसको क्या करता है पूछता है और बार बार रिपीट भी मारता है इसलिए जरूर तो देखिए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था ख्वाजा उस्मान हुरानी अब आते हैं कि भैया शेख मुइनुद्दीन चिश्ती किनके गुरु थे बख्तियार काकी और बख्तियार एक और क्वेश्चन लीजिए यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार का जो न्यू डाला गया था दीन वक्त भरा यही बख्तियार काकी किया था ठीक है और उससे एक प्लेट से भी अपना रिलेटेड कर देता है ठीक ना अब देखिए तो ये बताइए कि बहुत बढ़िया तो बख्तियार काकी के चेले का नाम क्या था अलाउद्दीन बाबा फरीद हाँ बाबा बख्तियार काकी के चेले का नाम क्या था बाबा फरीद। बाबा फरीद तो बाबा फरीद के चेले का नाम क्या था निजामुद्दीन औलिया आई वो रहन अलाउद्दीन साहब अलाउद्दीन ठीक है बाबा फरीद के चेले का नाम क्या था निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन साहब अब आते हैं निजामुद्दीन औलिया के चेले का नाम क्या था बहुत सुंदर अमीर खुसरो अमीर हसन हाँ। शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती। और हाँ एक है अपना यहाँ का जिनको बोले ना सरफुद्दीन यहाँ का हाँ। ये भी इन्हीं के चले थे यानी निजामुद्दीन औलिया के ही चले थे तो ये क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था तो क्या था निजामुद्दीन औलिया ठीक है बाबा फरीद बलबन के दामाद बिल्कुल एकदम सही बात। बहुत बढ़िया अब देखिए जब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं तो बस हम लोग जानते हैं टू द पॉइंट वाली में बात किसकी हो रही है तो ये टू द पॉइंट वाली तो ये बताइए बहुत बढ़िया नहीं वो जो उसका वो बर्बन हो सकता है अब अगला ये क्वेश्चन आता है बहुत सुंदर ये बताइए तोता ही अपना किसको कहता है अमीर खुसरो अमीर खुसरो अगला इसको देखिए भारत की सदी किसे कहा जाता है भारत की सदी किसे कहा जाता है अमीर खुसरो ना दिल्ली वाला के भारत की सदी अमीर हसन को कहा जाता है ठीक है अगला बताइए दिल्ली या चिराग किसे कहा जाता है क्या दिल्ली या चिराग किसे कहा जाता है शेख नसरुद्दीन साहब शेख नसरुद्दीन को ठीक है और जो शेख नसरुद्दीन किनके चलाते हैं तो ये चलाते हैं शेख सलीम चिश्ती के ठीक है तो ये बताइए कि निजामुद्दीन औलिया का एक अन्य नाम क्या है और चर्चित नाम है हाँ महबूब इलाही की बहुत हाँ, बेहतरीन महबूब। निजामुद्दीन औलिया का एक अन्य नाम क्या है महबूब इलाही ये क्वेश्चन देगा कि भारत में महबूब इलाही या फिर अथवा महबूब इलाही के नाम से किया जाता है निजामुद्दीन औलिया को अगला ये क्वेश्चन आता है क्योंकि निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं 7 शासकों का क्या कहते हैं 7 शासकों का शासन काल देखते हैं ठीक है और जब अलाउद्दीन खिलजी वली से जब मिलने के लिए कोशिश करता है तो अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन इसका ये रहता है कि बहुत सुंदर निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक से मिलने के लिए मना कर दी किस शासक से मिलने से मना कर दी अलाउद्दीन खिलजी के साथ जलालुद्दीन खिलजी भी है जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी हाँ अच्छा ठीक उसका नहीं मानते इसका नहीं सबसे बड़ा मंडी है ये ने कहा था हाँ? निजामुद्दीन ना वो एक नंबर बता ने कहा था दिल्ली तो सबसे बड़ी मंडी दिल्ली हुरूजा बस्ती का है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली अभी दूर है ठीक निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली हुरूजा बस्ती किसने बोला है निजामुद्दीन औलिया बहुत बेहतरीन बिल्कुल अगला जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी ये तो अपना क्या हो गया धार्मिक सूफी संत वाला ये हो गया ना तो ये नक्शबंदी संप्रदाय से औरंगजेब और बाबर हाँ बिल्कुल दोनों संबंधित है बिल्कुल है नक्शबंदी संप्रदाय से औरंगजेब भी और बाबर भी बिल्कुल है इस्लामिक मतलब धर्म के जितने भी कानून हैं उससे संबंधित संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है नक्शबंदी संप्रदाय ये कैसे बोलिए गाना बजाना के विरोधी था ठीक है ये लोग क्या था कि बोलिए रूढ़िवादी विचार करता ये लोग क्या था रूढ़िवादी विचार करता ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी ये तो हम लोग यहाँ पढ़ लिया हम लोग सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन हम लोग पूरा अपना पढ़ लिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल सूफी आंदोलन पढ़ लिया ना अब हम लोग जानते हैं पढ़ना कैसे भक्ति आंदोलन अब देखिए भक्ति आंदोलन देखिए सूफी आंदोलन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है ये आपको बता दिया ना सूफी आंदोलन में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ये बता दिया है यानी कि क्या करें इसके चेला कौन है इनके गुरु कौन है ठीक है या फिर बोलिए कि इस संप्रदाय की स्थापना कौन की है या फिर ये दे देगा कि हाँ ये संप्रदाय की स्थापना कौन की है या फिर आपको ये दे देगा कि मतलब बोलिए भारत की सदी के नाम से किया जाता है तोता हिंद अपना किया कहता है इन सब नामों से दे सकता है अब हम लोग जब बात करते हैं किसकी जी तो अब हम लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग बात करें भक्ति आंदोलन देखिए भक्ति आंदोलन क्या हुआ था भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम देखा हुई थी छठी से
बहुत बढ़िया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया। तो देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत अपना 6वीं शताब्दी में हुई थी। तो अगला जो क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन की पुनः शुरुआत कब हुई थी? 13वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कार्य भक्ति आंदोलन, देखिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु क्षेत्र से शुरू होता है और इसका विकास कहाँ होता है? कर्नाटक में। और अपना बोले पूरी तरीके से फल फूल का पूरी तरह से जीर्णोद्धार कहाँ होता है? गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र में। गुजरात। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन है अगला, देखिए भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपको वह क्या बोलिए कि अलवार संत तथा नैनार संतों के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ हुआ? कबीर क्षेत्र से। अलवार संत जब क्वेश्चन पूछता है कि अलवार किसको उपासक थे? विष्णु के। और नैनार किसके थे? शिव के। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। और अलवार की संख्या 12। ये भी सब जो बोले ये भी तो सब। अब बात कर लीजिए तो अपना हो गया। तो देखिए जब ये लोग अपना कैसे बोलिए जब अपना भक्ति आंदोलन जब शुरुआत होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। क्या बोले 2 पार्ट बढ़ जाता है। एक पार्ट बोलिए अपना कैसे बोलिए लोग भगवान विठोबा को मानते थे, ठीक है। भगवान विठोबा को मानते थे और ये लोग कहाँ जाते थे? महाराष्ट्र के पंढरपुर में आते थे। कहाँ जाते थे? महाराष्ट्र के पंढरपुर में। और एक ग्रुप था ये क्या बोलिए लगभग निर्गुण जैसा था। और ये लोग कहाँ जाते थे? बोलिए पंजाब में तथा राजस्थान में। बहुत प्रकार से पंजाब में तथा राजस्थान में। इसी तरह से बोलिए अपना क्या होता है कि धीरे धीरे धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है। और इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जितने भी बोलिए संत हुए ये लोग क्या किए कि बोलिए अपना उपदेश जो दिए वो किस भाषा में? उपदेश दिए मतलब उस भाषा में ताकि बोलिए आम जन उसे क्या कर सके? समझ सके, ठीक है। अब ये नहीं कि भैया यहाँ जो भोजपुरी बोला जा रहा है और हम आकर के इंग्लिश बोले लगे तो फिर उस भाषा में कहीं बोलिए उस उपदेश का क्या फायदा? कुछ फायदा होगा क्या मित्र जी? बहुत बढ़िया। कहा हो चौहान जी? बात सही है ना? तो कौन चौहान बोला? पृथ्वीराज चौहान? हाँ नहीं, पृथ्वीराज चौहान आपको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बीरबल चतुर्थ कहा जा सकता है। क्या? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कैसे व्यक्ति थे समझ रहे हैं आप? हारा हुआ व्यक्ति थे। चलिए नहीं हारना जीतना तो सब हारना जीतना खूब बात है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है। चलिए अगला जस्ट हम लोग बात क्या करते हैं, कहने का मतलब सबसे प्रतापी शासक चौहान वंश नहीं थे, बीरबल चतुर्थ। तो फिर आपको नाम प्रतापी का शासक करना देना है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी? भक्ति आंदोलन। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन में क्या होता है? शुरुआत होता है या विकास होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ देगा? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया जो संत है, ठीक ना, कौन है? जो संत है उसका जरा आप लोग क्रम सजाइए, ठीक है। क्या पूछेगा? जो संत है उसका क्रम सजाइए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम आप लोग जानते हैं एक संत का नाम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोले हैं कि एक संत का नाम बोलने वाले, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, उनका जन्म कहाँ हुआ है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या करना है? उनके बारे में बताना है। बहुत बेहतरीन। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का नाम सुना है ना? अद्वैतवाद के संस्थापक यही थे। देखिए जब अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं तो इनके कितने लोगों ने 4 मत का स्थापना कर दिया, ठीक ना। तो भैया किस मत का? देखिए कौन बनाता है? नहीं सुनिए थोड़ा सा। एक अपना आ जाएगा सुधाद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद ये किए थे, इन्हीं के विरुद्ध में अपना 4 मत रहता है। सुधाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, दैतवाद और एक अपना क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। तो आप बताइए सुधाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। सुधाद्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य। सुधा का वल्लभाचार्य, ठीक है। और केवल दैतवाद के कौन थे? मध्वाचार्य। और यही करेंगे मेरा दैतवाद के कौन थे? निम्काचार्य। यही जब मेरा कहा जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब रामानुजाचार्य। तब एक और क्वेश्चन बताइए, सनक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? सनक के नाम माधवाचार्य नहीं, निम्काचार्य। सनक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? निम्काचार्य ने। और एक और क्वेश्चन आता है, वारकरी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? नामदेव। अभी बताइए, बताइए आप लोग, वारकरी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? नामदेव। बहुत ज्ञानदेव ना? नामदेव वारकरी। नामदेव जो है वो ज्ञानदेव के चेला थे। हाँ क्या बोले? नामदेव जी तो वो ज्ञानदेव के चेला थे। ये बताइए नामदेव का जन्म कब हुआ था? 1200 बहुत बेहतर बोलिए। 1269 के। अरे बहुत सुंदर, जबरदस्त, लाजवाब है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोलते हैं
कि नामदेव का जन्म 1270 में हुआ था। बहुत बढ़िया, एकदम करीब में गए हैं। नामदेव का जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था, ठीक है। और चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं तो अब क्या हो रहा है, हम देखिए एक संत का नाम बोलेंगे, ठीक ना, और आप लोग को उनका जन्म और जन्म स्थली बताना, ठीक है। और जो उनका कार्य है वो भी अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चाहे उनका कार्य आप लोग छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या हुआ, आज रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म पेराम्बूर तमिलनाडु में। हाँ, कब हुआ, कब? 1017 में हुआ था 1017। और उनकी मृत्यु 1137 में। बहुत बढ़िया। रामानुजाचार्य वो 2 साल ऊपर नीचे रामानुजाचार्य हो गया। ठीक है, रामानुजाचार्य अपना, यानी कि रामानुजाचार्य का जन्म 217 में होता है, ठीक है। उनका जन्म कहाँ होता है, तमिलनाडु में। अगला ऐसा हम बात करते हैं रामानंद। रामानंद का जन्म कब होता है, ठीक है, ठीक है। रामानंद का जन्म 1299 में कहाँ, आगरा में हुआ था। सुन लीजिए, रामानंद का जन्म क्या बोला है कि इनका जन्म देखिए 1299 को प्रयाग में होता है, ठीक है। रामानंद से ज्यादा थोड़ा कहानी ले लीजिए, वो भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, जितना बोला सब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में धर्म को अगर मिलाया था तो ये रामानंद ही थे, ठीक है। और रामानंद ही बोले थे जात किसी भी व्यक्ति से उसका जात ना पूछिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से उसका जात ना पूछिए। और यही रामानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके बोलिए चेला चेली की संख्या टोटल 12 थी, और जो बोले विभिन्न जातों के थे, ठीक है, यानी कि विभिन्न कास्टिज्म के थे। और देखिए होता क्या है, बिल्कुल इस बहुत सुंदर क्या 12 होते, 12 में क्या होता है, इसमें 2 की महिला भी थी जिनका नाम क्या था, सुसुरी तथा सुसुरी जो महिला थी। अब बात करते हैं इनके अन्य चेला, तो देखिए अन्य चेला 6 जैसा आपको के बारे में देख लिया। कबीर हो जाएंगे, कबीर शिला हो गए, रैदास अपना क्या हो गया, ठीक है, हरिशाह, ठीक है। पीपा कहते हैं राजपूत, ठीक है। अब और सेना अपना कहता है, साधना कहते हैं कसाई थे, ठीक है, साधना कहते हैं कसाई थे। और एक अपना कौन बच, हाँ पीपा, उनके हाथ साधना बोले है ना, क्या बोले मुझे, कबीर बोले हैं, रैदास बोले हैं, हाँ धन्ना क्या बोले, जाट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यानी विभिन्न जब संप्रदाय में आता है तो यही बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मतलब क्या बोले उसको आगे बढ़ने के लिए जात पात का होना आवश्यक नहीं है, और उससे आप ऐसी जात मत पूछिए। देखिए प्रारंभ की अगर बात करते हैं, बहुत बोले कि अगर जब प्रारंभ के साधु संतों की बात करते हैं तो उनमें बोलिए एक ये थी कि उन्होंने लगभग हर व्यक्ति ने यही किया। ये सबसे पहले बोलिए क्या चीज बोलिए, मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत, इन सबको क्या बोलिए खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है, इस सबको खत्म करने का प्रयास किया। तो देखिए बहुत यानी हम लोग क्या पढ़े, रामानुजाचार्य पढ़ लिए, रामानंद पढ़ लिए। अब रामानंद के बाद हम लोग किसके बारे, कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में, मृत्यु 1510 को मगहर में, ठीक है। ये देखिए पुस्तक का नाम है बीजक, पुस्तक का नाम है बीजक। बीजक की जब बात करते हैं, बीजक को 3 पार्ट में बांटा गया है, कौन, सबल, रमैनी तथा सखी। और इनको संकलित किसके द्वारा किया गया है, ठीक बहुत, इनको संकलित किया गया है चेला के नाम का धर्मदास, ठीक है, इनके बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली जस्ट बात करते हैं किसकी, तो क्या होगा जी, रामानुजाचार्य हो गए, रामानंद हो गए, कबीर हो गए। अब बात जाते हैं किसकी कहते हैं, शंकरदेव को बताइए जन्म कब हुआ। शंकरदेव का जन्म कब हुआ था, 1449 में। शंकरदेव का जन्म 1449 में, और ये चर्चा में क्यों है कि बोलिए आप पूर्वी भारत यानी असम और बिहार कुछ भी अपना जो है इस सब में बोलिए वैष्णव संप्रदाय का स्थापना शंकरदेव की। अगला जो क्वेश्चन है बात करते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में तलवंडी में। बहुत देखिए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था जी, 1469 तलवंडी में। वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना है, ठीक है। अब यही ननकाना साहिब कहाँ है, पाकिस्तान में। वहीं पर बोलिए अपना एक मंदिर बना हुआ था, वही मंदिर थे उसको गुरुद्वारा बोले, इन्हीं का गुरुद्वारा बना था, जिसमें बोलिए इमरान खान था उस टाइम, इमरान खान बोले उसका वहाँ उद्घाटन किया था। और चार्ज बोलिए बहुत ज्यादा हाई पर रहा था कि भाई इंडियन हो गया जाएगा, तो लोग समझ रहे हैं बात हो रहा है बेटा जो कितना बिगड़ गया है, कि वापस से पैसा ले रहा है।
अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं किसी तो हम लोग जस्ट बात करें इन्हीं की गुरु नानक देव की। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर साहब में हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कालूराम, कालूराम। माता का नाम तृप्ता। और इन्होंने जानते हैं देश का 5 बार चक्कर लगा था, जिसे उदासीस के नाम से जाना है। और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अब ये क्वेश्चन ये देता है कि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किसके समय की थी? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के समय की थी। समकालीन था, बोले सिख धर्म की स्थापना बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे कि समकालीन नहीं, वो तो समकालीन में ठीक है कि बाबर के भी समकालीन थे और सिकंदर लोधी के थे। अब चलिए जब हम लोग बात करते हैं क्या जी, अगला जैसे हम लोग बात करें कि अब बात करते हैं मीरा नहीं, अभी वो है क्या तुलसीदास। चैतन्य महाप्रभु 1486। तो उनसे भी पहले वल्लभाचार्य है भाई, अगर आगे बोले तो क्या दिक्कत है? वल्लभाचार्य। हाँ देखिए बात कर लीजिए पहले वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य की जब बात करते हैं तो वल्लभाचार्य का जानते हैं इनका जन्म 1479 में हुआ। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी का एक चंपारण में स्थान है, वहीं वल्लभाचार्य। अब एग्जाम देखिए आपको क्या फंसाने के लिए देता है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। एक ऑप्शन में वाराणसी देता है और एक आपका देगा चंपारण दे देगा। तो बोलिए जब आप 100% फिक्स नहीं रहिएगा तो वही चंपारण देखिएगा तो चंपारण डे मान लीजिए, वही गलती होता है। एक बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए लोग बता रहे हैं। भैया वो चंपारण है। अरे हाँ हम क्या बोल रहे हैं? चंपारण वाराणसी में है। हाँ चंपारण नहीं हो, बनारस। अरे हाँ भाई चंपारण ठीक है, हाँ चंपारण है, ठीक है। इनका जन्म जो है काशी वाराणसी के चंपारण्य में होता है। अगला जस्ट यही में देखिए इनका बहुत में तो एक बात पता है, देखिए जो सूरदास जो थे ना, सूरदास इन्हीं के चलाते, यानी कि सूरदास इनके चलाते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। सूरदास इनके चलाते हैं वल्लभाचार्य, बहुत बेहतरीन। इनका देखिए बात करते हैं कैसे कि चैतन्य महाप्रभु। देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप में हुआ था, ठीक है। बंगाल के नदी अथवा नवद्वीप में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? गौरान। निमाई पंडित था गौरान। और गौड़ीय संप्रदाय का स्थापना यही चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन को लेकर चोली जब बड़े हो गए तो इधर जाके पूरी के जगन्नाथ उड़ीसा साइड में अपना लास्ट में अपना उधर ही बिताए थे। अब बातें जब करते हैं किसकी जी, भगवान की आराधना कीर्तन के माध्यम से यही चालू किए थे ना सर्वप्रथम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जस्ट अगला जस्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, तो यहीं पर जाते हैं एक और क्वेश्चन अपना जाता है। और क्वेश्चन किनके बारे में आता है तो इनके बारे में आता है मीराबाई, ठीक है। देखिए मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498। कहाँ? हुआ था राजस्थान के कौन तो राजस्थान के कहाँ? मेड़ता की कौन बहुत बढ़िया, सुनिए बहुत बेहतरीन। देखिए क्या बोले हैं कि मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में, मेड़ता जिले के चौकरी गांव में, जिला क्या है मेड़ता जिला के चौकरी गांव में होता है। और ये जो अपना ठीक है चौकरी गांव में, इनके पिता का नाम क्या था? राणा रतन सिंह के पिता का नाम था। और इनकी शादी किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ, ठीक है। इनकी शादी किसके साथ? भोजराज के साथ। राणा संगा के, भोजराज कौन थे? राणा संगा के बड़े पुत्र, और राणा संगा के वो पुत्र थे। और बोलिए जब भोजराज की का जो अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है तो यही बोलिए अपना क्या बन जाती है? भिक्षुणी बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है? भिक्षुणी बन जाती है। और इन्होंने क्या कृष्ण को लिए अपना सब कुछ मान लिया था, ठीक है। इनका अपना एक पुस्तक भी है, इनका पुस्तक का नाम क्या है? मीराबाई ना। हाँ मीराबाई के पुस्तक का नाम क्या है? नहीं राग गोविंद। बहुत अरे बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, बहुत सुंदर बनी, बहुत बढ़िया। इनके बुक का नाम क्या है? तो राग गोविंद है, यानी कि राग गोविंद के लेखक कौन है? मीराबाई। अब चलिए तो एक और क्वेश्चन है कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में, ठीक हाँ, है। कहाँ थी? द्वारका। बहुत। अगला जस्ट हम लोग बात करते हैं इसकी, बस हम लोग अगला जस्ट बात करते हैं टू द पॉइंट वाली। दादू दयाल का बताइए जन्म कब हुआ था? 1400 नहीं, दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। और इन्होंने निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। और दादू दयाल चेला किनके थे? कबीर के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एक और आ जाता है, दादू दयाल को अपना बोल दिया। एक आते हैं तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में यूपी के बांदा में, ठीक है। 1510 में यूपी के बांदा में। और तुलसीदास की पुस्तक का नाम क्या है? रामचरित
आनंद कुमार सिंह का है, कविता कवितावली इन्हीं का है, कहानी इन्हीं का है, विनय पत्रिका इन्हीं का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और संत है, एक बात बताइए, रैदास नहीं रैदास, ठीक है रैदास तो नहीं है, एक और बताइए संत है, ये बताइए कि पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मलिक मुजासी। और तो ये बताइए कि पद्मावत के और अंतिम कलाम के लेखक कौन है? मलिक मुजासी है। अंतिम कलाम, हाँ, अंतिम कलाम पद्मावत के भी लेखक कौन है? मलिक मुजासी है। अंतिम कलाम के भी लेखक कौन है? मलिक मुजासी है। और प्लस में अखरावत के भी लेखक कौन है? मलिक मुजासी ही है, ठीक है। और देखिए आप लोगों को क्या चाहिए, इसका जो पहले क्या चाहिए, अपना क्रम याद कर लेना, ठीक ना। उसमें एग्जाम आपका क्या पूछे, एग्जाम में से सबसे क्रम पूछ लेता है, ठीक है। देखिए लाइन से सजाइए, एक बार हम अपना अनुभव बताते हैं। कहते हैं 126 मेंस था, इसका मेंस था एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, उसमें इसी का क्रम दे दिया था, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको ध्यान रखिए। मेंस को बोलिए क्रम दे दिया कि ये आप क्रम सजा, ठीक ना। इस सब चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्रम दे देगा या फिर देगा भैया कैसे का हुआ ये छेला कौन है, आज हम लोग पहले क्या करते हैं, सूफी संत को यहीं पर टू द पॉइंट अपना ये करते हैं। और एक और क्वेश्चन यहीं से रहता है, एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए चलिए ठीक हो, कहीं मराठे में आएंगे ना तो फिर उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। नाम देव हाँ हम लोग मराठे में आएंगे तो मराठे। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? साइंस। बहुत साइंस में कौन कौन लोग रेडी है जी? सब कोई रेडी हम ना बोलिए बोलिए कौन कौन लोग रेडी है? हम ना अरे बहुत सुंदर, और कोई रेडी है? बहुत सुंदर, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जो हम लोग बात किसकी करते हैं, गाइरोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं का व्यास नापती है, घूमती वस्तुओं का चाल मापने के लिए, ठीक है। हाँ, और बताइए अस्ट्रोस्कोप का प्रयोग क्या करते हैं? घूमती वस्तुओं का चाल मापने के लिए। तो देखिए आप लोगों से हो जाते तो दो चार बातें पूछ लेते हैं। आज जब विविध है तो माथा खराब नहीं कीजिएगा, बस कल ध्यान पूर्वक बताइए, सुनते जाइएगा, ठीक है। तो बताइए डिक्टाफोन का प्रयोग किस लिए करते हैं? रुकिए मछली मारो, हाँ बोलिए। डिक्टाफोन का इस्तेमाल किया जाता है कि आवाज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। आप लोग रिकॉर्ड ईमानदारी पूर्वक कोई बता पड़ा नहीं। डिक्टाफोन का प्रयोग रिकॉर्ड पर पुनः सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को लिए अपना किसी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको पुनः सुनने के लिए। मेगाफोन का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। और यही करे मेरा फोनोग्राफ, तो फोनोग्राफ का प्रयोग क्या करते हैं, तो फोनोग्राफ का प्रयोग करते हैं ध्वनि लेखन में, ठीक है। अब यही मेरा क्या कहते हैं ऑडियो फोन का प्रयोग क्या करते हैं, ध्वनि को सुनने में। और यही मेरा कहते हैं ऑडियो मीटर, तो ऑडियो मीटर का आप क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने में। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कहते हैं हाइड्रोफोन, तो जल में ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। यानी हाइड्रोफोन का प्रयोग कब किया जाता है, जल में ध्वनि को सुनने के लिए। बहुत बेहतरीन। अगला देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात है किसकी कर रहे हैं जी। तो अगला जस्ट बहुत बढ़िया, अगला जस्ट थोड़ा सा एक्शन बोलिएगा, वो आई फिर बोलिएगा कि कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैलिपर का सूक्ष्म वस्तुओं का व्यास नापने के लिए, बाहर और अंदर का व्यास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं बेलनाकार वस्तु का व्यास नापने के लिए। और यही अगर मेरा कहते हैं स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं, स्क्रू गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटी वस्तुओं का व्यास नापने के स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं कि तार का व्यास बहुत छोटी तार का व्यास बहुत बेहतर। तो अगला ये बताइए अजीत भैया, कैलिडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? चलिए पास कर दिया आपके यहाँ से। आप बताइए दीपक जी, कैलिडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत बढ़िया। आप बताइए मिथिला जी, कैलिडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? आप बताइए प्रसाद जी, कैलिडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ बोलिए। कैलिडियास्कोप ना जी कैलिडियास्कोप सूक्ष्म वस्तु नहीं, इसलिए बोलते हैं कि देखिए आप लोग वास्तविक रूप से देखा है तो पढ़ाई की सब गद्दारी कर रहे हैं, बहुत दूरी बार बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई की अरे भाभी ऐसे ना हो। अब नहीं कैलिडियास्कोप को कहाँ करते हैं, कैलिडियास्कोप सरेंडर आपके पास है। बहुत बढ़िया। आप बताइए और राजू जी,
बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। बहुत सुंदर। तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग काहे कर दिया था? बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया था बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और कैलेडोस्कोप का प्रयोग किया था बहुत बेहतरीन काम बना। देख रही ना? हाँ, देख रही ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतना छोड़िए, हम क्या बोले, इतना बोलिए हीरो में मतलब इतना बोलिए यही हीरो, ठीक ना? चलिए आइए बताते हैं रेडियोस्कोप का प्रयोग जानते हैं? इसका जो गणितीय चिन्ह होता है ना, उसको बोलिए अपना इधर उधर घुमा करके छोटा बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है? ये बताइए रेडियोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेडियोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? पर्दे पर। रेडियोस्कोप का प्रयोग करते, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। रेडियोस्कोप का प्रयोग था पर्दे पर चित्र को प्रक्षेपित करके देखने के लिए, ठीक है? तो अगला जैसे ये बताइए सिनेमेटोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों को पर्दे पर प्रक्षेपित करके देखने के लिए। और माइक्रोटोम का प्रयोग क्या करते हैं बच्चे लोग? माइक्रोटोम ना छोटे छोटे भाग में काटने के लिए किसी भी चीज को छोटे छोटे, हाँ किसी भी चीज को छोटा करके नहीं काटने के लिए ना, हम तो काटने के लिए करते हैं। माइक्रोटोम का क्या करते हैं? छोटे छोटे मतलब पार्ट में काटने के लिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये बताइए। वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया। और स्फेरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? बोलिए तल विभक्त का त्रिज्या, ठीक है? और एक बात रेजिस्टेंस का प्रयोग क्या किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। तो अगला ये बताइए थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? लंबवत कोण। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर ये अपवर्तनांक मापने के लिए। बहुत बेहतरीन, अपवर्तनांक मापने के लिए। पारदर्शी वस्तु और बहुत बढ़िया। यही बताइए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का इसका प्रयोग अपवर्तनांक मापने के लिए, ठीक है? तो चलिए अब हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? साइक्लोट्रॉन नहीं, देखिए आवेशित कणों को ठीक ना त्वरित करने के लिए, जैसे प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन व सब। बहुत बढ़िया, बस साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ इसके लिए, यानी कि आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। और यही जब मेरा कहेगा कि साइक्लोट्रॉन का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट चलिए आप लास्ट क्वेश्चन बताइए। और डेसीमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? डेसीमीटर घनत्व मापने। बहुत बेहतरीन। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब इसके लिए उपकरण में मतलब उसके मापक में लास्ट क्वेश्चन है फोटोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो बहुत सुंदर, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए। बहुत बेहतरीन। फोटोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए। बहुत बढ़िया। और चलिए जो हम लोग आगे बात क्या करते हैं जी कि देखिए प्रमुख सिद्धांत है। तो चलिए बोल लाइन जरा क्वेश्चन लोग फटाफट ढूंढते जाइए। ये बताइए परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया है? जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन ने। या परमाणु को भी किसने दिया है? सर जॉन डाल्टन ने। ये बताइए कि परमाणु संरचना कौन सी दिया है? नील्स बोर। नील्स बोर प्लस में रदरफोर्ड। ठीक है, किसने? नील्स बोर प्लस में रदरफोर्ड। अगला बताइए गति विषयक नियम को किसने दिया है? न्यूटन ने। गति विषयक नियम को किसने दिया है? न्यूटन ने। अगला ये बताइए विद्युत अपवर्तन के नियम को किसने दिया है? डायनामो ना, सुनिए डायनामो का कौन है? माइकल फैराडे है। और डायनामाइट का जगह मेरा कौन है? अल्फ्रेड नोबल। ठीक है। अगला चलिए जस्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा गति विषयक नियम आपको पता है? अरे तो सब कुछ जानता है ये क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा और कुछ करना मुझे इसी तरह से फैक्ट है। आप ये बताइए सापेक्षता का सिद्धांत को किसने दिया है? आइंस्टाइन ने। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे चलिए अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बहुत नहीं बताइए। तैरने के नियम को किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि डायोड बल्ब का खोज किसने किया है? डायोड के ना एलडी फॉरेस्टा। डायोड बल्ब का फ्लेमिंग है और डायोड बल्ब का किसने? एलडी फॉरेस्टा ने। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि डायोड बल्ब का खोज किसने किया, तो बोल दिया। ये क्वेश्चन ये था कि डायोड बल्ब का खोज कब किया गया था? ट्राई 1911। डायोड बल्ब 1907 में। डायोड बल्ब का कब? 1911।
104 में। हाँ ठीक है, डायोड बल्ब का डायोड बल्ब का सुन लीजिए, फिर से बोलो, डायोड बल्ब का खोज कब बोला? 1904 में। 1904 में। डायोड बल्ब का कब? 1907 में। 7 में। बहुत बढ़िया। डायोड के फ्लेमिंग अगला ये। के फॉरेस्टर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, बेतार के तार का खोज किसने किया? बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? 40 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला बताइए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री। वही ना भाई, फ़ारेनहाइट को कितने 180 भाग में ना, 32 से 212 इसी में ना। फ़ारेनहाइट का केल्विन कहाँ से आएगा? नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ। केल्विन में कितना हो जाएगा? 212। ठीक है, 273 ना होगा। 273 हो जाएगा। 273। चलिए, तो आप जानते हैं, हम देखिए कुछ थोड़ा मापक है, उसको पूछेंगे, ठीक ना? देखिए इसमें जो वही मतलब पूछ रहे हैं, जो मतलब बाकी सब तो आप लोग जानते हैं ना, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए मापक हो गया, तो चलिए क्वेश्चन बताइए, कोणीय वेग का मापक क्या है? अच्छा चलिए, कोणीय वेग का हम बाद में पूछते हैं, आप लोग ये बताइए पहले, लंबाई का मात्रा क्या है जी? मीटर। बहुत सुना। किलोग्राम का? केजी। बहुत सुना। किलोग्राम का क्या है? केजी। अरे सॉरी, द्रव्यमान का क्या है यार? केजी। द्रव्यमान का किलोग्राम है, ठीक है। अगला बताइए, समय का क्या है? सेकंड। और ताप का क्या है? केल्विन। और ज्योति तीव्रता का क्या है? लेला। और ज्योति फ्लक्स का क्या है? लीमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या है? लीमेन। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? वेबर, ठीक है। अगला जस्ट बताइए, बहुत बस, रेडियो सक्रियता का क्या है? क्यूरी। और रेडियो धर्मिता का क्या है? मैक्यूलर। देखिए वो बता रहे हैं यहाँ पर जो है वर्तमान के जो पेपर में क्या किया जा रहा है, रेडियो सक्रियता का अलग तथा रेडियो धर्मिता का अलग बनाया है, ठीक है। अगला बताइए, बहुत सुना, प्राकृतिक घनत्व का क्या है? लक्स है। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए, अपने ऑप्शन पर क्वेश्चन ये रहा, प्रेरकत्व का क्या है? हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का क्या है जी? हाँ, स्वप्रेरकत्व का क्या है? बोलिए। वेबर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर। बहुत सुंदर। तो अब चलिए बताइए आप लोग, कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। और कोणीय संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और यही जब मेरा क्या करेगा कि ये बताइए, केवल समय का क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सुनिए, कोणीय समय में बोल रहा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोला है ना, मेरे तो मीटर स्क्वायर लगा है, बस समय में क्या होगा तो मीटर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन बताइए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक लाख तरंगदैर्घ्य का मात्रक तो एक एंगस्ट्रॉम होता ही है, इसके अलावा इसका मात्रक मीटर भी होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मीटर में ही व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया। अगला तो आप लोग चलिए जस्ट आप लोग अगला क्वेश्चन बताइए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ मिथिलेश जी, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन जस्ट आपके ऊपर ये आ रहा है, इसको बोले हैं, उसको ही बोले हैं, ये भी बोलिए। ये बताइए कि कोण का क्या है जी? कोण का मतलब क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइए अगला क्वेश्चन, ये बताइए बैरोमीटर का खोज किसने किया है? रुकिए, नोबडी, सोनू बाबू, रुकिए, बोलिए, सोनू बोलिए। हाँ, बैरोमीटर का खोज किसने किया है? टॉरिसली। ये बताइए माइक्रोमीटर का खोज किसने किया है? विलियम कोजी। बस माइक्रोमीटर का खोज किसने किया है? विलियम कोजी। तो अगला जस्ट बताइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 1 लाख का क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ओह बाइफोकल लेंस का खोज किसने किया है? बाइफोकल लेंस की कई तो बाइफोकल लेंस का किसने किया है? अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है, क्या है आप इतना सोच रहे हैं? सुन लीजिए बेंजामिन फ्रैंकलिन किसका किया? बाइफोकल लेंस का किया है। पहला वाला बाइफोकल लेंस का किया है, लाइटनिंग कंडक्टर का ही किया है, और 2 प्रकार के आवेश यानी प्लस और माइनस जो चिन्ह है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है, ठीक है। एक बात बताइए, बिल्कुल। अगला बताइए, क्रोनोमीटर का खोज कौन किया है? क्रोनोमीटर का खोज कौन किया है? अरे महाराज कोई इतना सोच रहे, क्रोनोमीटर का खोज कौन कर रहा है? ऐसा नहीं किया है,
एरिसन तो क्या तुम सोच रहे हैं? नहीं आता। क्लोरोफॉर्म का खोज कौन किया है? हेरिसन और सिम्पसन। वो तो हेरिसन और सिम्पसन इसका है, रेफ्रिजरेटर का। क्लोरोफॉर्म केवल हेरिसन ही है, यानी क्रोनोमीटर, क्लोरोफॉर्म प्लस में फ्रीजर, ये तीनों में कौन है? हेरिसन है। केवल आपका फ्रीजर में एक अलग से आ जाता है सिम्पसन। ठीक है, चलिए अगला आप लोग क्वेश्चन बताइए। बहुत ग्लाइडर का खोज किसने किया है? ग्लाइडर का टॉम बेल। ग्लाइड बहुत सुंदर, बहुत ग्लाइडर का खोज जॉर्ज केले ने किया है। तो अगला आप बताइए कि नियोन लैंप का खोज किसने किया है? बहुत बेहतरीन। नियोन लैंप का तो सेफ्टी लैंप का किसने किया है? देखिए एक चीज बोलते हैं, इतना तो कंफर्म दावे के साथ बोल सकते हैं कि जो क्विज में याद दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे अभी नहीं मिलने वाला है। ठीक ना? बहुत जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर गया ध्यान मत दीजिए, एक नंबर आउट हो गया ना, यही पढ़िए। तो चलिए बहुत सुंदर। सेफ्टी लैंप का खोज कौन किया है? कंप्लीट है। और यही जब हम बात करते हैं नियोन लैंप का कौन किया है? जॉर्ज क्लाइव का। जॉर्ज क्लाइव, बहुत बढ़िया। तो अगला जो आप लोग क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, बहुत सुंदर। एसी मोटर का खोज किसने किया है? एसी का टेस्ला। बहुत सुंदर। फिर डीसी, बहुत एसी का टेस्ला, तो फिर डीसी मोटर का खोज किसने किया है? डीसी के जेनेवोग्राम। जेनेवोग्राम। जेनेवोग्राम, ठीक है। अगला बताइए टेलीग्राफ यांत्रिक का खोज, ठीक है, क्या बोले हैं? टेलीग्राफ यांत्रिक का खोज किसने किया है? टेलीग्राफ यांत्रिक का खोज किसने किया है? लेमार्क से नहीं किया है, आप लोग क्या सोचते हैं? और यही जब कहेगा टेलीग्राफ बोर्ड का खोज किसने किया है? सैमुअल मोर्स। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए कि बहुत सुंदर पेपर का खोज किसने किया है? जो पेपर है ना, पेपर का किया है कौन? मुल्बेरी। और यही जो मेरा कार्बन पेपर कौन है? रॉल्फ वेज वुड है। हाँ, पेपर वो फिर से बोल लीजिए, यही एग्जाम में यही कंफ्यूजन रहता है। पेपर का है मुल्बेरी और कार्बन पेपर कौन है? रॉल्फ वेज वुड। ठीक है, रॉल्फ वेज वुड। तो अगला जो बताइए फोनोग्राफ का खोज किसने किया है? फोनोग्राफ। हाँ, ग्राफ में कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक बात। ठीक है, तो देखिए थॉमस अल्वा एडिसन क्या क्या किया सुन लीजिए। फोनोग्राफ का भी यही यूज किया है, ग्रामोफोन का भी अपना ही किया है, बल्ब का भी अपना खोज किया है, यही थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। तो एक बात है, बेंजीन का खोज किसने किया है? ये जरा बताइए। बेंजीन का खोज। हाँ, बेंजीन। हाँ, बताइए। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, आप लोग सभी इसमें जो दर्शक होंगे, मतलब जो स्टूडेंट होंगे पढ़ने वाले, आप लोग बताइए बेंजीन का खोज किसने किया है? चलिए ईमानदारी के लोग गूगल नहीं करेगा, अपने से ध्यान पर पहले लाएगा, ध्यान पर लाने के बाद में तब बताइए कि नहीं बेंजीन खोज ही किया है। नहीं तो गूगल में तो पूरा संसार है। ठीक ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो हम बात करते हैं किसकी, और तो बेंजीन तो अपना बोल दिया ना जी, बहुत सुंदर। तो आप जानते हैं आपका क्रेस्ट और नहीं कॉस्मिक किरण का खोज किसने किया है? कॉस्मिक किरण का, कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर हेस नहीं किया। विक्टर हेस। बहुत बढ़िया। कॉस्मिक किरण का खोज कौन किया है? विक्टर हेस। चलिए, यानी कि आप लोग देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि लूसेंट का जो विविध आज हम लोग का चैप्टर वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट। ठीक है, करंट में आप लोग को इसी बुक से बोले थे ना जी? इसी बुक से बोले थे। अब पेज नंबर सर कितना? 8 और 9 बोले थे करने के लिए ना? 7 8 7 8 7 तो आप लोग पढ़िए लेते जी। 8 9 ना होगा? 7 आप पहले पढ़े नहीं थे, बताइए। हाँ, पढ़े थे। नहीं पढ़े थे? क्या नहीं पढ़ा था? कल पढ़े थे तब। ठीक, बताइए भारत का पहला ग्रामीण आचार्य के दुकान पर है केरल। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का जो पहला ग्रामीण आचार्य के दुकान पर है केरल में, और केरल के वर्तमान में बहुत से वहाँ पे गवर्नर कौन है? ठीक है, आरिफ खान जो गवर्नर है। देखिए केरल में एक और किया गया है कि भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है। बहुत बढ़िया। ये बताइए भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन है? क्या है? केरल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जारी करने वाला केरल। हाँ, वो आएगा तो उसमें तो बहुत सारा बोलने लगे तो बहुत ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये बताइए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन खेल कहाँ खेला गया? उत्तर प्रदेश लखनऊ में।
और ये बताइए कि पैरा बैडमिंटन 2024 का होगा फ्रांस में। फ्रांस, बहुत बढ़िया। ये बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए घोषणा कब किया गया है? 16 जनवरी 2016। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और खेला हुआ दिवस 16। बिल्कुल सही। भाला फेंक दिवस 7। बहुत बेहतरीन। अब आप बताइए एयर इंडिया का स्थापना कब किया गया था? एयर इंडिया का स्थापना 1932 में आपको मिल जाएगा, 1946 में मिल जाएगा। इसका स्थापना किया था 1932 में, इसका नाम और इसका नामकरण 1946 में 46 में किया गया। ठीक है, ये बताइए एयर इंडिया का सीईओ कौन है? बहुत सुंदर, कैंपबेल। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? कैंपबेल है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, संसद महोत्सव नॉट संसद, नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। अगला इसको बताइए भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र को किस कंपनी ने बनाया है? इसको एचपीसी भेल बनाया है। भेल। देखिए भेल की जब बात करती है, भेल का भी अध्यक्ष कौन है? अरे यार सवाल कितना सोच में आया? भेल के अभी अध्यक्ष भेल के जो नलिनी सिंघल थी जी, चेंज नहीं होगा है? भेल के अध्यक्ष नलिनी सिंघल थी, शायद अभी वही है क्या? तो आप लोग ऐसे देखिए तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे याद है भेल के अध्यक्ष वही नलिनी सिंघल है। अगला बताइए, अगला महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो किस राज्य किस देश में चला गया? मॉरिशस। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। अगला ये गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य, फिर से सुनिए, गणतंत्र दिवस 2022 यानी कि 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस मनाया उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य में दिया? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तराखंड। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और यही जब 23 का तो किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। तो अगला इसका क्वेश्चन बताइए कि गणतंत्र दिवस 2022 में लोकप्रिय श्रेणी में, ठीक ना, लोकप्रिय श्रेणी में सबसे बढ़िया राज्य किस राज्य में सबसे दिया गया? महाराष्ट्र। अगला बताइए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है? जम्मू कश्मीर गुलमर्ग है। और इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया स्नो ग्लू। इसका नाम दिया स्नो ग्लू। ठीक है, अगला बताइए। अब एक बार बताइए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, तीन प्रकार में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लंबी दूरी का सुरंग कौन सा है? अटल सुरंग किसको जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा। उसकी लंबाई लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा। लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए, ठीक है, लाहौल एक वहाँ का अलग जिला है और स्पीति वहाँ का एक अलग जिला है। ठीक है, ये अपना एक मनाली में हो गया। ठीक है, तो ये बताइए अटल सुरंग जिला नहीं है, घाटी है। जिला नहीं है, घाटी। जिला भी, ठीक है। एक और बात बताइए कि क्या बोले हैं, हाँ, ये जो अटल सुरंग है उसकी लंबाई देखिए, पूछ लेता है 9.02 किलोमीटर। बहुत सही। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? रेलवे खोला है। भारत की सबसे बड़ी, फिर से सुनिए, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ खोलाएगा? नई दिल्ली के किशनगंज में। ठीक है, जब बोलते हैं उसके ठीक है, कहाँ बोला है? नई दिल्ली के किशनगंज में। और इसको किसने खोला है? रेलवे ने। ठीक है, इसको किसने खोला है? तो बस रेलवे ने। ये हो गया क्या? हाँ, तो हो गया। यही लोग करंट पढ़ रहे हैं, काल से बुझाइए। सुनिए दोस्तों, आप लोग भी करंट में आप लोग जो है जी पेज नंबर 10 से लेकर के 11 12, ठीक है, कल 10 से लेकर के 12 तक आप लोग भी करंट में पढ़ा रहिएगा। ठीक है, 10 11 12 10 11 12 13 और 14 करंट में कल से आप लोगों को करना क्या है? हाँ सुनिए, आप लोग शांति रहिए। आप लोग ये करंट में कल से पेज नंबर 10 से लेकर के आप लोग पेज नंबर 14 तक पढ़ना है।
यानी कि 14 में लास्ट क्वेश्चन है, सेक्स वर्क को एक पैसे के रूप में मान्यता देने वाला जो मतलब किसने दिया है, ठीक है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन इसमें समझ लिए, सेक्स वर्क को एक पैसे के रूप में मान्यता देने वाला, ठीक है। ये हुआ अपना किस चीज़ से काम लगा हुआ, करेंट का हुआ। अब हम लोग देखिए बात करते हैं साइंस की। देखिए जब साइंस की बात करते हैं तो कल हम लोग को पढ़ लेना है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान में क्या तक पढ़ लेना है, देखिए हम लोग को कल लूसेंट शुरू हो रहा है, और लूसेंट में आपका शुरू हो रहा है रसायन विज्ञान, शुरुआत से लगा करके आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 यानी कि आवर्त सारणी तक पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की। शुरू से ठीक है, ठीक है बहुत। जब हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े थे, भक्ति आंदोलन पढ़ लिए थे, सूफी आंदोलन पढ़ लिए थे। आप लोगों को क्या पढ़ना, मुगल सम्राट बाबर पढ़ना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाबर पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है और तथा शेरशाह पढ़ना है। कल आप लोगों को हिस्ट्री में बाबर, हुमायूं और शेरशाह इन तीनों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अगला ही और हम लोग अगला बात करते हैं किसकी, स्पीडी की। जब हम लोग स्पीडी की बात करते हैं तो आप लोगों को पढ़ना है क्या कि स्पीडी में पूछना है, पढ़ना है, मेरे को ये बुक में है पेज नंबर 73, आपको पढ़ना है आरआरबी जम्मू तवी 18/9/2005, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, आरआरबी जम्मू तवी 18/9/2005 से लगा करके लास्ट नंबर क्या है, आरआरबी मुंबई 18/12/2005। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। 98 से 2005, 18/12/2005 98 नहीं है। इसमें देखिए सब इसका पेज नंबर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका बोलिए बहुत सारा पब्लिकेशन है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग भी हमारे क्लास से जरूर जुड़े। आपको भी मैं कंफर्म गारंटी लिखित में बोलता हूँ कि आपको जरूर से जरूर जीके जीएस में 100% बेनिफिट होगा ही होगा। और देखिए एक बात ये रहा कि जीके जीएस हम लोग बार बार क्यों, इसको पहले बार बार क्विज क्यों किया जा रहा है। देखिए अगर इसको क्विज के रूप में अगर हम लोग नहीं पढ़े, केवल अपने माइंड में पढ़े, तो क्या होगा, आधा ये बात निकल जाएगा और आधा माइंड में बना रहेगा। इसलिए आप लोग इसको बोलिए क्विज करना जीके जीएस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी, हाँ बिल्कुल आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की बटन जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।